तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस एक्सप्लेनर में डाइव इन करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसने पूरे इंडिया के डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम में जैसे भूचाल ला दिया था। मेरा मतलब है पेटीएम का वो भारी भरकम रेगुलेटरी क्राइसिस जिसने एक पल के लिए तो इस कंपनी के वजूद पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। अब जरा सोचिए, एक इतना बड़ा फाइनेंशियल जायंट कैसे सर्वाइव करेगा जब रेगुलेटर्स खुद उसके बैंक का प्लग ही निकाल दें। मतलब सच में इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स अप्रैल 2026 में तब आया जब न्यूज़ ब्रेक हुई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनली पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस आधिकारिक तौर पर कैंसिल कर दिया है। और इसका असर खबर आते ही, पलक झपकते ही पेटीएम का स्टॉक सीधे 7% नीचे गिर गया। ये लिटरली एक ऐसा मोमेंट था जिसने पूरी इंडस्ट्री को शॉक में डाल दिया। तो आखिर ये हुआ कैसे? आइए बात करते हैं इस रेगुलेटरी क्रैकडाउन की। अगर हम इस क्राइसिस के पीक की बात करें तो वो था जनवरी 2024, जब देश की सबसे बड़ी रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेक्शन 35A के तहत एक बहुत बड़ा एक्शन लिया। बाहरी ऑडिट्स और निष्पक्ष जांच में ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में लगातार नियमों की अनदेखी हो रही थी और इसी वजह से उनके कोर ऑपरेशंस पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया गया। ये कोई नॉर्मल वॉर्निंग नहीं थी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी सिचुएशन आखिर बिल्डअप कैसे हुई। समझते हैं आरबीआई के एक्शन की पूरी टाइमलाइन। देखिए, ये लाइसेंस कैंसिल होना कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ये 4 साल से चले आ रहे रेगुलेटरी एक्शन का एक फाइनल रिजल्ट था। शुरुआत हुई मार्च 2022 में, जब नए कस्टमर्स को जोड़ने पर रोक लगा दी गई। फिर अक्टूबर 2023 में भारी जुर्माना लगा। 2024 की शुरुआत में कई तरह के बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए और आखिरकार अप्रैल 2026 आते आते लाइसेंस पूरी तरह रद्द कर दिया गया। इस टाइमलाइन में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। अक्टूबर 2023 में लगा 5,39,00,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना। अब ये अमाउंट खुद ब खुद चीख कर बता रहा है कि जो गलतियां हो रही थी वो छोटी मोटी नहीं थी। आरबीआई ने जो डॉक्यूमेंट किया उसके हिसाब से ये नियम तोड़ने का एक बहुत सीरियस मामला था। पर आप सोच रहे होंगे कि असल में गड़बड़ क्या थी। अगर हम इन भारी भरकम लीगल शब्दों को छोड़कर आम भाषा में बात करें तो ये बेसिकली केवाईसी और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े बड़े फेलियर्स थे। मतलब ये पता ही नहीं था कि पेआउट्स का असली बेनिफिशियरी कौन है। दिन के खत्म होने पर बैलेंस लिमिट्स क्रॉस हो रही थी, साइबर अटैक्स की रिपोर्टिंग में देरी हो रही थी, और तो और डिवाइस बाइंडिंग कंट्रोल यानी आपका ऐप सिर्फ आपके ही ऑथराइज्ड फोन से चले, ये सिस्टम भी फेल हो रहा था। ये वो बेसिक और रोजमर्रा के नियम हैं जिन्हें इग्नोर करना भारी पड़ा। अब समझते हैं कि इन सब भारी रेगुलेटरी बातों का आम कंज्यूमर पर क्या असर पड़ा। और ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है कि उस समय इकोसिस्टम में नया पैसा लाने पर कितनी सख्त पाबंदी थी। कंज्यूमर्स सिर्फ अपना पुराना बैलेंस निकाल सकते थे या रिफंड ले सकते थे, लेकिन नया डिपॉजिट बिल्कुल मना। कोई सैलरी क्रेडिट नहीं, फास्टैग टॉपअप बंद, वॉलेट रिचार्ज बंद, सब कुछ रोक दिया गया। ग्राउंड लेवल पर इसका सीधा मतलब था बहुत सारी परेशानी। जो आपकी ईएमआई या ओटीटी के ऑटो डेबिट्स थे, वो बस तब तक चलने वाले थे जब तक वॉलेट में पुराना पैसा था। लेकिन मेट्रो के मोबिलिटी कार्ड्स या पुराने फास्टैग को रिचार्ज करना लिटरली इम्पॉसिबल हो गया। मार्च 2024 की डेडलाइन से पहले तो लोगों को एकदम जद्दोजहद करनी पड़ी कि जल्दी से नए बैंक अकाउंट्स लिंक करें और नए फास्टैग खरीदें। तो इस सब के बाद कंपनी ने खुद को कैसे बचाया? चलिए आते हैं इस एक्सप्लेनर के सॉल्यूशन वाले हिस्से पर। पेटीएम का मल्टी बैंक पिवट। मल्टी बैंक मॉडल दरअसल यही वो मास्टर स्ट्रोक कॉन्सेप्ट था जिसने कंपनी को सरवाइव करने में मदद की। आसान शब्दों में कहें तो 197 कम्युनिकेशंस ने यूपीआई और अपनी मेन सर्विसेज चलाने के लिए बाहरी बड़े बैंकों के साथ पार्टनरशिप कर ली। उन्होंने अपने मेन बिजनेस को उस रिस्ट्रिक्टेड इन हाउस पेमेंट्स बैंक से स्ट्रक्चरल तौर पर बिल्कुल अलग कर लिया, और इसी वजह से दुकानों पर रखे वो साउंड बॉक्सेस, क्यूआर कोड्स और मर्चेंट गेटवे बिना रोके चलते रहे। बैंक ऑफ अमेरिका और जेफरीज जैसी प्रमुख ब्रोकरेज फर्म्स ने भी इस बात को कंफर्म किया। उनका भी यही कहना था कि पेटीएम ने वक्त रहते खुद को अपने पेमेंट्स बैंक से अलग कर लिया था। इस शुरुआती स्ट्रक्चरल सेपरेशन और वॉलेट शटडाउन की वजह से ही कंपनी का बाकी बिजनेस कंटिन्यूअस चलता रहा। और इस पिवट की सफलता का सबसे बड़ा और ऑब्जेक्टिव सबूत है उनकी 2026 की शानदार फाइनेंशियल वापसी। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इतने बड़े बैन के बावजूद इनका रेवेन्यू लगातार एक्सपैंड होता रहा। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू
1918 करोड़ रुपए था, जो थर्ड क्वार्टर तक आते आते 2194 करोड़ तक पहुंच गया। ये साफ दिखाता है कि पेमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में उनकी ग्रोथ कितनी स्टेबल थी। और बात सिर्फ रेवेन्यू की नहीं है, इस प्रॉफिट वाले चार्ट पर भी नजर डालिए। टैक्स के बाद का जो मुनाफा पहले क्वार्टर में 123 करोड़ था, वो तीसरे क्वार्टर में बढ़कर 225 करोड़ हो गया। ये लगातार प्रॉफिट वाले क्वार्टर्स अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं कि ये कमबैक कितना स्ट्रॉन्ग और अनडिनायबल था। इन नंबर्स के अलावा जो एक और चीज सरप्राइजिंग थी, वो था यूजर एंगेजमेंट का मजबूत बने रहना। 7 करोड़ 60 लाख मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स और यूपीआई का बढ़ता हुआ मार्केट शेयर ये साबित करता है कि कंपनी की रिकवरी कितनी सॉलिड थी और उनका जो कोर बिजनेस था वो सच में काफी रेजिलिएंट साबित हुआ। अब अगर हम थोड़ा ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में बात करें, स्टेट ऑफ द फिनटेक यूनियन 2024 की रिपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इम्पार्शियल पॉइंट रखती है। वो बताती है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हमेशा देश के पॉलिटिकल और रेगुलेटरी माहौल से इन्फ्लुएंस होता है। ये फैक्टर हमेशा इस बात में बड़ा रोल प्ले करते हैं कि कोई बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे रेगुलेटर्स अपनी बाउंड्रीज को और भी ज़्यादा सख्त कर रहे हैं, आने वाले कल के फिनटेक जायंट्स को इन पॉलिटिकल और रेगुलेटरी बदलावों का सामना कैसे करना होगा? उनकी मजबूती का टेस्ट कैसे होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो डिजिटल फाइनेंस के इस बदलते परिदृश्य को और गहराई से समझने के लिए हमें क्यूरियस करता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।